डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो हम स्टडी कर रहे थे अपना चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल कैसे होती है। ठीक है, उसको हमने डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिया था। जिसने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू क्विक रिकैप लेंगे। ओके, और फाइनली हम देखेंगे कि कितना एनर्जी का जनरेशन हुआ था अपना क्रेब्स साइकिल में। ओके, सबसे पहले अपनी क्रेब्स साइकिल जो है स्टार्ट करते हैं किसकी हेल्प से, कंडेंसेशन होता है वहाँ पे किसका, एसिटाइल ग्रुप का विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, एंड वाटर, और हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। साथ साथ में ये नीचे डायग्राम है, इसी को हम देख लेते हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, हम दिखाई देते हैं, एक मिनट वेट करो क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो ये रहा, देखो यहाँ पे अपना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ वाटर, और ये रहा अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमें मिलता है क्या, सिट्रेट। सिट्रेट मिल गया। आगे मूव करते हैं। अब जो रिएक्शन है अपना उसको कौन कैटेलाइज करता है, सिट्रेट सिंथेटेज। तो ये रहा सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, अब सिट्रेट जो होता है अपना आइसोमराइज होता है किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर। तो ये रहा अपना सिट्रेट, और हमने कहा था कि एकोनिटेज की प्रेजेंस में ये रहा अपना एकोनिटेज, इसकी प्रेजेंस में ये आइसोमराइज हो जाता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट मिल चुका है। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये भी हमने कल बताया था कि कैसे रिमूव हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे रिमूव हुआ, ठीक है, और एक बार यहाँ पे रिमूव हुआ। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या मिला, अल्फा कीटा ग्लूट्रेट, और सेकेंड टाइम हमें क्या मिला, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटा ग्लूट्रिक एसिड, और वी कैन से अल्फा कीटा ग्लूट्रेट एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब बाकी के जो स्टेप्स बचे हैं अपने सिट्रिक एसिड साइकिल के, वहाँ पे सक्सिनाइल को ए उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से अपना जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो फिर से रीजनरेट करता है और अपना साइकिल कंटिन्यू करता है। तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, फ्यूमरेट, और उसके बाद मैलेट, एंड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ओके, एक बार फिर से अब आते हैं एनसीईआरटी पे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जब कन्वर्जन होता है सक्सिनाइल को ए का टू सक्सिनिक एसिड, तो मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी हमारा बनता है। ये हमने बताया था कि भाई जीटीपी बन रहा है। ओके, यहाँ पे डायग्राम में दिखा भी देते हैं फिर से, ये रहा अपना यहाँ पे जीटीपी। ओके, अब इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब जैसे कि हमने बताया था कि भैया जब एटीपी डायरेक्टली बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जीटीपी जो है अपना वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है टू एटीपी। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्टली बन रहा है, डेट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और जब NADH से बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब क्या है कि इन अ कपल रिएक्शन जो अपना जीटीपी था वो कन्वर्ट हो जाता है टू जीटीपी, और साइमल्टेनियस सिंथेसिस होता है किसका, एटीपी का फ्रॉम एटीपी। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं भैया कि पहले जीटीपी बना और जीटीपी ने क्या दे दिया, हमें एटीपी दे दिया। ठीक है, या आप डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन हो रहा है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फेज नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बस कि जीटीपी कौन से रिएक्शन में बनता है, तो जब अपना सक्सिनाइल कोष से ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है, तो अपना जीटीपी का प्रोडक्शन होता है। दैट्स इट। आगे क्या कह रहे हैं कि साइकिल में 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे NAD+ अपना रिड्यूस्ड हुआ किसके अंदर, NADH+H+ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको ये बताया था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, CO2 निकल रहा था, डेट मीन्स की, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, डेट मीन्स की ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। बेसिकली जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होता है, यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ। ठीक है, और एक जगह अपना रिडक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे भी H2 अपना निकलता है और इसके साथ कंबाइन करता है। ओके, अब हमारा NADH रिजनरेट हो गया। एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे हमने देखा था कि क्या बन रहा था अपना, FAD+ बन रहा था FADH2 में। तो ये कहाँ पे हो रहा था, ये देखो, जब अपना क्या बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। ये रहा सक्सिनेट, यहाँ से फ्यूमरेट बना, तो यहाँ पे भी अपने H2 का लिबरेशन होता है, जिसको एक्सेप्ट कर लेता है कौन, FAD। ओके, FAD भी बेसिकली देखो होता है कैसे, ये FAD+ होता है। तो इसके अंदर क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 2H, और वी कैन से H2, तो ये क्या बन जाता है अपना, FADH2 बन जाता है। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं आगे कि जो कंटिन्यूस
ऑक्सीडेशन होता है किसका, ऑफ एसिटिक एसिड वाया TCA। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अपना क्या हो, कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट हो किसका, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का, जो कि होता भी रहता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या रिक्वायर होता है इसके लिए, NAD+ चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। FAD+ चाहिए। ठीक है, तो अब अल्टीमेट जो समरी अपनी इक्वेशन की आएगी वो क्या आएगी कि हमें क्या रिक्वायरमेंट था, पायरुविक एसिड का। ठीक है, साथ ही साथ 4NAD+ का। 4NAD+ क्यों, क्योंकि एक NAD देखो अपना वहाँ पे भी बना था, कहाँ पे, जब एसिटाइल कोएंजाइम बनता है फॉर्म पायरुवेट, तो यहाँ पे भी NAD+ से अपना NADH बना था, ये देखो। ओके, तो 4NAD+, एक FAD+, 2 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए ADP, जिससे हमारा क्या बनेगा, ATP, और इस ATP के साथ कंबाइन करने के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या मिला, 3CO2। हमने देखा था कि भाई अपना CO2 लिबरेट हो रहे थे, और हमें क्या मिला, 4NADH, 4H+, FADH2 और साथ में ATP। अब ये बात हुई है किसकी, एक पायरुविक एसिड की। 2 के केस में सब कुछ क्या हो जाएगा, अपना डबल हो जाएगा। ओके, और आगे भी इन्होंने यही बात करी है कि यहाँ पे देखो कि अपने जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है तो रिलीज CO2, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। ठीक है, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए था क्या, कि हम भाई स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन अभी तक हमने O2 का कोई रोल ही नहीं देखा, तो O2 का काम क्या है। तो अब हमें ये पता लगेगा कि जो ये O2 है इसका क्या यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ हमें बोला गया था कि भाई बहुत सारा ATP जनरेट होगा, तो ये जो ATP वगैरह है ये सब NAD+ से या FADH2 से कैसे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और वो हम देखेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और वी कैन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो समझ में आता है कि भाई यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व है। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ATP। ऑक्सीडेटिव मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की एनर्जी की वजह से, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी हेल्प से फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब आप इसको सिंपली अगर यहाँ से स्टडी करेंगे तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, क्योंकि NCERT में ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में या कह सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में समझते हैं। बस आप 2 चीज़ें याद रखिए, क्या कि जो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि भाई मैट्रिक्स में जो भी अपना NADH वगैरह है सब बन रहा है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स से NADH बन रहे थे उसका क्या रोल है। ठीक है, और क्या पार्टिसिपेशन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है, उसको हम देखेंगे। ओके, तो फाइनली हम आते हैं एक डायग्राम पे। यहाँ पे देखो ये अपना एक डायग्राम। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया उन दोनों के बीच का इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, जहाँ पे अपने प्रेजेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल दिया, बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने आते हैं NADH और FADH2। अब इनको ग्लूकोज ने क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिए हैं। तो अब ये यहाँ पे आके ब्रेक करेंगे किसमें, NAD+ में, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे प्लस 2 प्रोटॉन्स निकालेंगे, साथ ही साथ FADH के साथ भी ऐसे ही होगा। अब अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा किसके पास, अपने FMN के पास। तो यहाँ से गया FMN के पास, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, FMN के पास से गया कहाँ पे, FES के पास। क्यों, क्योंकि देखो इनको इलेक्ट्रॉन रखने का शौक नहीं है, ये इनको क्या करना है भाई, इनको इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट करने की बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स आ रही है ये कहाँ से आएगी वो उसको भी हम देखेंगे। तो अभी इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, दैट मीन्स कि इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। फिर इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके किसको दे दिया, FES को, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से FES से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जाते हैं किसके पास, Q के पास। साथ ही साथ यहाँ पे जब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से एनर्जी रिलीज होती है
उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपना प्रोटॉन पंप करने के लिए यूज किया जाता है और प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से भेज दिए जाते हैं कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो था अपना वो कहाँ पे आ चुका है, वो आ चुका है क्यू के पास। क्यू जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्विनॉन, और इसको आप यू क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यानी कि अब ये हो गया रिड्यूस्ड। इसके पास आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है, ये करता है अपना मैट्रिक्स से ले लेता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हो गया क्या, स्टेबल हो गया। लेकिन इसका देखो मोटिव क्या है, स्टेबल होना मोटिव नहीं है। इसका मोटिव ये है कि भाई जितने ज़्यादा हाइड्रोजन इसको मिले सब के सब मेम्ब्रेन स्पेस में फेंको। क्यों, क्योंकि उससे डेवलप होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे डेवलप होगा उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा काम क्या करना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करना है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ से इसने प्रोटॉन्स लिए, इनको फेंक दिया कहाँ पे, मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, अब ये फिर से कौन सी स्टेट में आ गया, रिड्यूस स्टेट में आ गया। तो रिड्यूस स्टेट में नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, और यहाँ पे अपना प्रोटॉन्स आ जाएंगे किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास। ठीक है, तो देखो बेसिकली एक चीज़ यहाँ पे करनी है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे उसके दो पेयर्स ही होते हैं। यहाँ पे हमने 1 पेयर कर दिया है गलती से, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर ही होंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होते होते आ गए हैं साइटोक्रोम B1 के पास। यहाँ से जाएंगे फिर से FES के पास, फिर साइटोक्रोम C1 के पास, और फाइनली ये अब आ जाएंगे अपने साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम से अपनी जो है स्मॉल प्रोटीन है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर सरफेस कह सकते हैं, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इसने ले लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से, C1 से। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के पास। सेकंड अभी नहीं देखेंगे, सेकंड का रोल बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया कि थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर करता है, तो किसने किया, साइटोक्रोम C ने किया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ जाएंगे इसके पास, साइटोक्रोम A के पास। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो उनको रिड्यूस स्टेट में रहना नहीं है, किसी को भी अनस्टेबल स्टेट में रहना पसंद नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ अब एक और रीज़न आएगा, यहाँ पे आ गया A3। अब यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है O2, जिस O2 का पूरा रेस्पिरेशन में चर्चा हो रहा था, अब वो आया यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस एक्सेप्ट करता है क्या, हाइड्रोजन, और फॉर्म कर देता है क्या, वाटर। सिंपल। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या करता है उस चीज़ को हम समझेंगे। पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स 2 पे। अब देखो NaDH2 जो है अपना इलेक्ट्रॉन देता है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 पे। ओके, और FADH2 जो है अपना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 2 पे। यानी कि ये भी ब्रेक होगा इसमें, FAD प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है जाएंगे FES के पास। ठीक है, यहाँ से फिर से यूबिक्विनॉन के पास। अब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो पहले की तरह मैट्रिक्स से ये लेगा क्या, हाइड्रोजन, उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, फाइनली ये हाइड्रोजन जो है भेज देगा कहाँ पे, मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इससे चले जाएंगे कहाँ पे, साइटोक्रोम B1 के पास। अब फिर से इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 कहाँ पे आ जाएंगे, O2 के पास। अब हमने क्या देखा कि भैया इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, या कह सकते हैं मैट्रिक्स में, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। और कौन कम कर रहा है, O2 कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, साथ ही साथ O2 का क्या फंक्शन है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपको पता है O2 बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के पास या खींचने के पास इसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो जो पूरी ड्राइविंग फोर्स की हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स कहीं ना कहीं किस वजह से आता है, O2 से आता है। अब देखो हुआ क्या भैया कि इलेक्ट्रॉन अपना मैट्रिक्स से चला और मैट्रिक्स में ही वापस आ गया। तो सारा तामझाम किस लिए था, ये जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें इंक्रीज करनी थी किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, इसलिए था। अब अपना यहाँ पे एक लास्ट कॉम्प्लेक्स आएगा जो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज कर क्या बना देगा, ATP बना देगा। और आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले हम उससे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आता है अपना कॉम्प्लेक्स 5th, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
ये हमने देखा है बेसिकली किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी, ठीक है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, कह सकते हैं दो पार्टिकल्स होते हैं, एक क्या है F0 और एक F1। तो F1 बेसिकली होता है कि अपना एंजाइम है जो कि अपना ATP सिंथेस एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमने ये इसको पहले लिख लेते हैं जो कि अपना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। यहाँ पे क्या देखा था हमने कि प्रोटॉन्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। ये क्या है यहाँ पे, ये है अपना मैट्रिक्स और ये है अपना इनर मेम्ब्रेन। तो अब हमें पता है कि अपने जो प्रोटॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही गेट के थ्रू आ सकते हैं, कहाँ पे, मैट्रिक्स में, थ्रू F0 और F1 पार्टिकल्स। अब F0 क्या करवाता है, आई गेस फंक्शन इसका याद होना चाहिए, ये करवाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका, H+ आयंस का। तो जैसे इनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यहाँ से, तो ATP या कह सकते हैं इनके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है एनर्जी रिलीज। उस एनर्जी को ATP सिंथेसिस अपना जो होता है ये यूज़ करता है और कंबाइन करता है किसको, ADP को, किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पे हमें मिल जाता है ATP। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि NADH और FADH दोनों का काम क्या है, या दोनों की वजह से किसका जनरेशन हो रहा है, ATP का, ठीक है। अब होता क्या है, अपना एक NADH2 मॉलिक्यूल जनरेट करता है 3 ATP और एक FADH2 मॉलिक्यूल जनरेट करता है अपने 2 ATP। तो ये आपको याद रखना है, इसको यूज करके हम अपना रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, इसमें आई गेस कुछ डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो उस चैप्टर के अंदर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स में इसका काम क्या है भैया, प्रोटॉन को पंप करना है, ठीक है, और पंप जब करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है और अल्टीमेटली ATP बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके। अब आते हैं हम फिर से NCERT पे। तो यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा हमें समझ में आएगा, अगर आप पहले इसकी बिना समझे रीडिंग करते तो आई गेस कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो सारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में अपना NADH बन रहा था, FADH बन रहा था, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसको कैसे रिलीज कराया जाए, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होगा, जब इनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने वो पास करे जाते हैं कहाँ पे, अल्टीमेटली O2 के पास, और यहाँ पे बनता है अपना वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना क्या होता है, फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, फोटोसिंथेसिस में भी देखी थी कि मेटाबॉलिक पाथवे है, और वी कैन से मेटाबॉलिक एक रूट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने किससे, फ्रॉम NADH, ओके, प्रोड्यूस करे जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और इनको भेजा जाता है कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, NADH डिहाइड्रोजनेस भी कहते हैं। यानी कि जो अपना ये पहला कॉम्प्लेक्स था इसको क्या कह दिया, NADH डिहाइड्रोजनेस। क्यों, क्योंकि भैया ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NADH ओनली। तो फिर FADH के कौन करता है, वो हमने देखा था, वो करता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो अब इन्होंने देखो ये भी नहीं बताया कि भाई FMN के पास जा रहे हैं, FMN के पास से FES के पास आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि यूबिकॉनॉन जो होता है अपना वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, ऑल्सो रिसीव करता है इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2। तो अब इन्होंने डायरेक्टली क्या कह दिया कि ये जो अपना यहाँ पे था, कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 2, देखो कॉम्प्लेक्स 2 अपना साइटोक्रोम B हो गया, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट था, तो कॉम्प्लेक्स 2 अपना इधर था, ठीक है। तो यहाँ से FADH के थ्रू ये क्या कर रहा था, यूबिक्विनोन के पास अपने प्रोटॉन्स वगैरह आ रहे थे, ओके। और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, दोनों के केस में देखा था हमने, यहाँ पे भी यूबिक्विनोन था, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस यूबिक्विनोन बना रहा था जिसको हम यूबिक्विनॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार ऊपर वाले डायग्राम पे आते हैं, ये जो ये QH2 था इसको आप क्या कह सकते हैं, यूबिक्विनॉल भी कह सकते हैं, ओके। और हम बात कर रहे थे इसकी, ये अपना कॉम्प्लेक्स 2, ये भी एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किसके पास भेजता है, यूबिक्विनॉन के पास। फिर वहाँ से अपने प्रोटॉन्स जो होते हैं FADH वाले, ठीक है, ये देखो अपने जो ये प्रोटॉन्स होते हैं FADH वाले, इसको एक्सेप्ट करता है यूबिक्विनॉन और ये क्या बना देता है, यूबिक्विनॉल। तो प्रोटॉन्स को तो भेज देता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं साइटोक्रोम B1 के पास, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 के पास, ठीक है। फाइनली क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहाँ पे, साइटोक्रोम C, ठीक है, वाया BC1 कॉम्प्लेक्स ऑफ थर्ड। तो ये रहा अपना साइटोक्रोम C और BC1 कॉम्प्लेक्स, इसके बीच में FES भी प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू यहाँ पे आ गए अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कितना इन्होंने शॉर्ट में बता रखा है, अगर इसको आप पहली बारी में ऐसे रीडिंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर फाइनली इन्होंने हमें बता रखा है किसके बारे में, साइटोक्रोम C के बारे में, कि अपनी क्या होती है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो कहाँ पे अटैच्ड है, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इस डायग्राम में ये रहा अपना साइटोक्रोम C, तो हमने बोला था ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब इसका क्या फंक्शन है ये भी हमने बताया था, ये अपना मोबाइल कैरियर होता है और वी कैन से ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी कि अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी देख लो, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, ये हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको हम क्या कह सकते हैं, FADH डिहाइड्रोजनेस, और ये क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम NADH क्योंकि ये NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये हो गया FADH क्योंकि ये FADH से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर A और A3 प्रेजेंट है, और वी कैन से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स C से आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, क्योंकि C के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको क्या कह दिया, BC1, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, B, यहाँ पे B1 नहीं होगा, ये क्या होगा B, ठीक है, B और C1 कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, सिंपल। अब फर्दर मूव करते हैं हम, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स को हम पास करते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर वी आर कॉम्प्लेक्स 1 to 4, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5। अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स 5 में यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हमने बता दिया है ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। सिंथेसिस जो होती है ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर के ऊपर। ये भी हमने बताया था कि जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का, तो हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और जब 1 FADH2 का होता है तो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब देखो हमने क्या बोला था कि भैया ये पूरा का पूरा एरोबिक प्रोसेस है, लेकिन ऑक्सीजन का रोल तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और वो सिर्फ कहाँ पे है, टर्मिनल स्टेज पे है। लेकिन स्टिल ऑक्सीजन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, और इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने बताए थे। क्या, एक तो वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना उसको एक्सेप्ट करता है, दूसरा ये रिमूव करता है हाइड्रोजन फ्रॉम द होल सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक्स में हमने देखा था कि अपना ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और वो बनाता है क्या, वाटर। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल क्या है अपना, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर देखो, अब क्योंकि अपना क्या है, प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं वाया कॉम्प्लेक्स 5, तो मैट्रिक्स के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वो भी बना के रखता है। क्यों, क्योंकि भैया NADH जो है अपना, वो तो प्रोटॉन्स भेजे जा रहे हैं कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ O2 कंबाइन कर जाता है और वाटर बना देता है। तो प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है या ग्रेडियंट डिफरेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में फॉस्फोरिलेशन के लिए एनर्जी जो है वो लाइट से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो एनर्जी आती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, जो कि हमने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का गेन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे इन्होंने बता रखा है कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ये पूरा हाइपोथेसिस जो है अपना हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये अपना F0 पार्टिकल्स, ये F1 पार्टिकल्स, तो 2 H+ या कह सकते हैं 2 प्रोटॉन्स अपने आते हैं, ठीक है। ये करवाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ओके। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन से इसके यहाँ पे जो एनर्जी डेवलप होती है उसकी वजह से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं किसके अंदर, F1 के अंदर, जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके बनाता है ATP, ओके। तो ये बेसिकली आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें देखो हमने बता दी है कि F0 जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, ठीक है। F1 जो होता है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन से बाहर हो रखा होता है थोड़ा। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे एम्फिबोलिक पाथवे, और फाइनली हमारा क्या रह जाएगा, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।